Hello, welcome to the Quality Education. This is the second video about noun. इससे पहले हमने नाउन के बेसिक क्लियर कर लिए हैं, या फिर इससे पहले वाले वीडियो में नाउन के जितने भी टाइप थे, 5 जो टाइप हैं, उन टाइप की हर एक को हमने अच्छे से समझा। एक लॉजिक वाली चीज़ हमने ये भी पढ़ी थी कि पहले हमने प्रॉपर को ना पढ़ के हमने पढ़ा था कॉमन की, कि उससे चीज़ें लंबे टर्म तक हमें याद रहती है, और कॉमन के बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर, और अच्छे से हमने ये समझा था कि एक जो कॉमन जो नाउन होती है उस कॉमन में बहुत सारी प्रॉपर जो नाउन्स है वो समा सकती हैं। उसके बाद हमने सबसे जो पहले चीज़ पढ़ी थी कि नाउन को एक कॉन्क्रीट की कैटेगरी में डिसाइड करो, और दूसरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डिसाइड करो। उसके बाद आपके लिए नाउन बहुत इजी हो जाता है। कैसे कि अगर आप किसी भी नाउन को, जैसे कॉन्क्रीट में मैंने आपको बताया कि 80 से 85% जो भी नाउन होती है वो कॉन्क्रीट की कैटेगरी में आती है, और वही नाउन आती है कॉन्क्रीट की कैटेगरी में 80 से 85 जिन चीज़ों को हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं, वही हमेशा कॉन्क्रीट होगी। और उसके बाद उस कॉन्क्रीट को हम क्या करेंगे, 5 टाइप में हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, और वो 500 टाइप मैंने समझाए भी हैं अच्छे से। फिर उसके बाद हमने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखा था कि उसको हम सिर्फ छू नहीं सकते, उसका हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें, लव, एंगर, वो सब मैंने आपको बताए थे एग्जांपल्स के साथ। अब कुछ एक जो चीज़ें हैं कि नाउन एक टॉपिक है जो इजी मान लेते हैं, वैसे इजी तो है नहीं, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में नाउन जो टॉपिक है फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके अलावा जिस छोटे लेवल के एग्ज़ाम मान लीजिए, जैसे आपका कोई मतलब BSTC का एग्ज़ाम हो गया, और उसके बाद BSTC से ऊपर बढ़ के थोड़े थोड़े मतलब जैसे MTS के, GD के कोई भी एग्ज़ाम हो गया, अगर उसमें इंग्लिश लगती है तो उसमें नाउन्स की क्वेश्चन अगर आपके उस विषय सूची में, उसमें अगर आपके जो मेंशन नहीं है आपका, जो आपका नाउन जो टॉपिक है वो, फिर भी नाउन से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं आपके लिए। कैसे कि आपने अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस में एरर डिटेक्शन करना है, एरर को पहचानना है अपने को, तो उस एरर में मान लीजिए आपको वो नाउन दे दी, क्योंकि मैंने आपको एक रूल जो हमने वर्ब पढ़ी थी, वर्ब पढ़ते टाइम एक रामबाण मैंने आपको बताया था। उस रामबाण में एक ये था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, वो नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। ये मैंने आपके लिए रामबाण बताया था। अब अगर सब्जेक्ट है, मान लीजिए सिद्धि ही है, और उसके बाद मान लीजिए नाउन है कोई, तो वो नाउन मान लीजिए आपके सामने प्लूरल है और वो सिंगुलर है, ठीक है। तो उसमें से आप अगर पता ही नहीं आपको कि कौन सी तो नाउन है, ये नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नाउन्स हैं, बहुत सारी ऐसी नाउन है जो देखने में क्या लगती है सिंगुलर, लेकिन वो प्लूरल होती है, और कुछ नाउन ऐसी होती है जो देखने में प्लूरल लगती है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होती है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे देखा है, एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक फर्नीचर आपके लिए नाउन है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है हमेशा से, ठीक है। और बहुत सी ऐसी नाउन है जिनके साथ एस या ईएस लगने से हम उसको क्या देखते हैं, प्लूरल की कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में की है, जब इनको हम डिटेल से आगे आगे जैसे जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे सेंटेंस जो एरर डिटेक्शन हम उसमें करते हैं, तो नाउन का बहुत सारा योगदान रहता है। अब मान लीजिए आपके नाउन नहीं लगती, तो फिर कहीं ना कहीं आर्टिकल और डिटरमाइनर्स तो लगते होंगे हर एक एग्जाम में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें आर्टिकल भरते टाइम आर्टिकल के लिए इतना ज़्यादा मैटर करती है नाउन की, अगर हमें पता है कि ये नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कौन सी है, तब भी एब्स्ट्रैक्ट है, नाउन से ही हमें पता चल पाएगा कि हमें इसमें आर्टिकल भरना है या नहीं भरना, या फिर कौन सा आर्टिकल भरना है। ये मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल से बताऊँ आर्टिकल के लिए, कि कहीं पे भी आपने एक छोटा सा मैं आपके लिए एग्जांपल बताऊँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा ज़रूरी भी है, और लॉजिक से कैसे समझेंगे वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। कि आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे ही इज़, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक है। अब आपने कहीं पे पढ़ा है, एज मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे आर्टिकल फिलअप करना है, तो आपने कहीं पे पहले पढ़ा है, जैसे सबसे पहला रूल, जैसे हमने सब नहीं पढ़ा है, और सबसे पहले यही पढ़ा था
कि जो वोवेल्स जो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, उनसे पहले हमें लगाना है एन आर्टिकल, और उससे बचे हुए जो 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनके आगे हमें लगाना है ए आर्टिकल, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये रूल बताऊं कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा और हमेशा वो नाउन होनी चाहिए काउंटेबल या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। उस नाउन से पहले ए एन की बात करता हूँ, ए और एन आर्टिकल की अगर बात करें तो ए और एन आर्टिकल की बात करें तो ए और एन आर्टिकल की कंडीशन ये है कि वो नाउन हमेशा सिंगुलर और सिंगुलर के साथ काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, तभी उनसे पहले ए और एन का यूज है वो संभव है। उसके बाद हमने जैसे हमारे सामने ये एच है, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, सबके बारे में मैंने बताया है। तो ऑनेस्ट इसको पढ़ते हैं, ऑनेस्ट से पहले हमेशा एन आर्टिकल लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो ध्वनि निकल रही है ओ की, और इसके लिए क्लियर मेंशन हम करेंगे आर्टिकल में। लेकिन फिर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ए आ जो आपने पढ़े हिंदी के, तो उनसे पहले हमेशा जो भी जिनका उच्चारण दे रही है उनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल का। शेष जो बच्चे हुए उनसे पहले में ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, सिर्फ ए और एन के लिए। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जब आपको पता होगी कि ये जो नाउन कैसी है, ठीक है, क्यों मैंने बताया कि हमेशा आर्टिकल का प्रयोग है, ए एन का प्रयोग वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि नाउन कौन सी है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, कि अनकाउंटेबल से पहले तो आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं, आप कर जाओगे तो फिर आपके लिए गलत हो जाएगा, इसलिए नाउन को जानना जरूरी है। फिर आपके लिए आता है प्रॉपर और कॉमन नाउन को जानना। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे अपने हिसाब से एन आएगा कि ऑनेस्ट उच्चारण लिखा है, सी इज ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन फिर ऑनेस्ट हो जाएगा गलत, ठीक है। अब सी इज एन ऑनेस्ट है कि ऑनेस्ट, यहाँ पे नाउन आप पता लगो कि कौन सी नाउन है, ठीक है। वैसे अपने हिसाब से उच्चारण के हिसाब से तो एन आना चाहिए, लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन है ही नहीं, किसी प्रकार के आगे नाउन है ही नहीं। अब ऑनेस्ट कौन है, ठीक है, ही इज, अब ही वह है, ही कौन ऑनेस्ट है, कोई जीव जंतु ऑनेस्ट है, कोई लड़का ऑनेस्ट है, कोई आदमी ऑनेस्ट है, कौन ऑनेस्ट है वो तो पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके सामने नाउन होती बॉय, तो हमें पता होता कि यहाँ एक बॉय की, एक लड़के की बात हो रही है, और बॉय है वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन से अब ये भी एक आपके सामने आगे जाके रूल आएगा कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब ये भी आगे जाके रूल है, वो थोड़ा सा टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा कि हम बहुत बार देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखूँ, उसको डिफाइन बाद में करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब बताइए यहाँ पे हमने यूज किया है द आर्टिकल का, और राम यहाँ पे प्रॉपर है। प्रॉपर और कॉमन अच्छे से समझ चुके आप कि राम यहाँ पे प्रॉपर है, फिर भी राम से पहले द आर्टिकल लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए रूल, ये एक रूल हो जाता है ये कि जब कोई भी प्रॉपर नाउन उस कॉमन नाउन के, अब यहाँ पे राम को एक कॉमन माना है, एक राम हमारे लिए आइडल है, और यहाँ पे राम की तरह जान रहे हैं किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे ही जो है, ही की जगह आप इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति का नाम भी ले सकते हो, जैसे रोहित, ठीक है। अब ये नाम भी ले सकते हो ही की जगह, ठीक है। रोहित इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम भी यहाँ पे ले सकते हो ही की जगह। अब यहाँ पे रोहित के लिए आए कि रोहित है वो राम है। अब यहाँ पे रोहित से पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, यहाँ पे राम से पहले आर्टिकल लगेगा। इसके लिए रूल ये है, पहला तो जिसको लॉजिक से नहीं सिर्फ याद रख सकते हैं कि हमेशा जो भी प्रॉपर नाउन, अब राम आपको पता है कि जो नाउन है वो प्रॉपर, इसलिए पहले समझा चुका हूँ कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन के लिए बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रूल होगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे राम है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉमन की तरह यूज हो रहा है क्योंकि राम यहाँ पे कॉमन है, और इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को हम जो भी अच्छा आइडल काम करते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, राम की तरह हम उसको आदर्श मान सकते हैं, इसलिए राम यहाँ पे कॉमन हो जाता है। और इस राम में बहुत सारे प्रॉपर व्यक्ति हैं, या फिर प्रॉपर नाउन समा सकते हैं जिसको हम बहुत सारे व्यक्तियों को। अब आप किसी रोहित को जानते हो, अच्छा काम करता है, आदर्शवादी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, उसमें बहुत सारी ऐसी मर्यादाएं हैं जो हमेशा भगवान जो राम की तरह करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसको जानते हो, और हमारे एरिया में कोई और रोहित है, या फिर कोई सुरेश है, कोई महेश है, उसको हम राम की तरह जानते हैं। तो हो गया ना कि राम के अंदर बहुत सारे व्यक्ति और समा सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन तो प्रॉपर है, लेकिन इसका यूज कॉमन की तरह हुआ है।
या दूसरा जो लॉजिक वाला रूल है वो ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को, ये लॉजिक वाला रूल है जो आपके लिए हमेशा याद रह सकता है, क्योंकि लॉजिक ज़्यादा या इसलिए रहता है, आप समझो कि मैथमेटिक्स के जो आप सवाल हैं, मैथमेटिक्स के सवाल को आप सॉल्यूशन करते हो उनका, आप क्वेश्चंस के, तो उस क्वेश्चंस में आप मान लीजिए सूत्र का यूज़ करें, तो सूत्र का यूज़ करने से आप क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको वो सूत्र याद है। लेकिन जैसे किसी प्रकार का श्रृंखला परीक्षण है और किसी और जो लॉजिक वाली चीज़ है, जैसे मतलब किसी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके उसके आंसर निकालने हैं, तो उससे आपको लॉजिक पता है तो वो आप कभी नहीं भूल सकते, उस लॉजिक से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो चाहे आपके सूत्र याद है या नहीं याद है। तो लॉजिक हमेशा जो चीज़ है भूलने नहीं देता और लंबे समय तक याद रहता है। रीजनिंग में हमेशा लॉजिक लगता है, कैसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें रूल काम ही नहीं करते, कि श्रृंखला जो परीक्षण होता है उस श्रृंखला में जैसे आगे वाली जो चीज़ वह पूछता है, तो आगे वाली चीज़ पूछने पे बहुत सारे में से कहाँ पे रूल लगाएंगे, 100 से ज़्यादा रूल लग जाते हैं, कहीं पे स्क्वायर होके, कहीं पे क्यूब होके, कहीं पे पॉइंट में जाके लग रहा है, तो कहीं पे भी लॉजिक भी लग रहा है। ठीक है, तो उस लॉजिक को हमेशा हमें लॉजिक पता है तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और चीज़ को लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये लॉजिक से हम इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को उसके गुण या फिर दोष की वजह से, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को उसके गुण या फिर दोष की वजह से अगर जाना जाए, तो हमेशा जाने जाने वाली चीज़ से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। हमेशा जिसके कारण जानते हैं उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करता हूँ, तो वो एग्जाम्पल आप देखो। अब आपके सामने मैं 3 या फिर 4 एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करता हूँ। अब उन 3 और 4 एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझना, देखना कि जो रूल है एक तो प्रॉपर और कॉमन से समझना, और एक जो गुण या दोष है उस दोनों टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप सब जानते हो कालिदास को। ठीक है, कालिदास को आप सब जानते हो। ठीक है, कालिदास, अब यहाँ पे कालिदास को जान रहे हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कालिदास को जान रहे हैं किसकी तरह, शेक्सपियर की तरह। कौन नहीं जानता विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, इनकी पोइट्री साहित्य में सब ने पढ़ी होगी और बहुत अच्छे पोइट रहे हैं, तो सबको जानते। अब यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी अपने एरिया में, किसी जगह में, कहीं पे भी इंडिया लेवल पे कोई व्यक्ति को जानते हैं हम। ठीक है, और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तो हमारे गांव का, हमारे शहर का कालिदास है, तो वहाँ पे हम कालिदास के कारण उस व्यक्ति को जान रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर को मानते हैं भारत का कालिदास। ठीक है, तो यहाँ पे गुण या दोष किसका है, गुण किसका है, गुण यहाँ पे शेक्सपियर का है, और उस गुण की वजह से किसको जाने, कालिदास को जाने। तो यहाँ पे हमेशा शेक्सपियर से पहले, यानी जिसके कारण जानते हैं उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। दूसरा और एग्जाम्पल है, हमेशा से आपने पढ़ा है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अब जयपुर जो है वो भारत का पेरिस है, तो यहाँ पे जयपुर को जान रहे हैं, जयपुर को किसकी तरह जान रहे हैं, पेरिस की तरह जान रहे हैं। तो यहाँ पे गुण किसका है, पेरिस का है, जो क्वालिटी है वो गुण है किसका है, पेरिस का है, और पेरिस के कारण किसको जान रहे हैं, जयपुर को जान रहे हैं, तो आर्टिकल हमेशा पेरिस से पहले होगा। अब मान लीजिए, अब जयपुर की तरह किसी को जान रहे हैं, अब आपका कोई शहर है, आपके स्टेट का कोई भी शहर है। ठीक है, तो आपके उस स्टेट को, उस शहर में, उस स्टेट में कोई शहर है, उस शहर को आप जयपुर की तरह जानते हो। ठीक है, ठीक है, जयपुर की तरह जानते हो, तब जयपुर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। आपके गांव में कोई लड़का है, सुरेश, महेश, किसी भी नाम का, उसको आप जानते हो कि ये तो भाई भारत का कालिदास है, या फिर भारत का कालिदास नहीं, ये तो हमारे गांव का, हमारे शहर का कालिदास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल लिखूँ मैं, सेम इसके अंदर, रोहन इज द कालिदास ऑफ राजस्थान। अब देखो, अब यहाँ पे इंडिया लेवल पे है, अपने अब कालिदास को सब जानते हैं, लेकिन राजस्थान का कालिदास मान लीजिए रोहन है, तो रोहन को अपन जानते हैं किसकी तरह, कालिदास की तरह जानते हैं। तो रोहन को अगर कालिदास की तरह जानते हैं, तब यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग कालिदास से पहले हो रहा है। और वैसे कालिदास प्रॉपर नाउन है,
समझाने का मतलब यही था। और पेरिस भी प्रॉपर नाउन है, कभी भी जगह के नाम से पहले, किसी व्यक्ति के नाम से पहले द आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन रूल ये कहता है कि जब कोई प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हो रही है, क्योंकि शेक्सपियर बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को शेक्सपियर की तरह जान सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को बोल सकते हैं कि ये तो मतलब दशरथ की तरह, ये तो राम की तरह है। बहुत सारे व्यक्तियों को जान सकते हैं, तो राम यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे व्यक्तियों को उसकी तरह जान सकते हैं। तो रूल ये कहता है, या तो किसी के लॉजिक वाला रूल तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके गुण या दोष की वजह से जाना चाहिए, तो गुण या दोष वजह से जाने जाने वाले व्यक्ति से पहले जिसे कारण जानते हैं उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल वो समझाया था, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नाउन के साथ साथ आर्टिकल भी आपने समझे होंगे कि आर्टिकल का जो प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग हमें तभी कर सकते हैं जब हमें नाउन का पता हो, और नाउन के बिना आर्टिकल का प्रयोग संभव नहीं है। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था। अब एक नया रूल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी कुछ एग्जाम्पल्स, स्लाइड के माध्यम से एग्जाम्पल्स को भी हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, फिर मैं स्लाइड में एग्जाम्पल लिखूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रूल हमारा ये है कि कलेक्टिव नाउन हम सब ने पढ़ी है। कलेक्टिव नाउन बहुत सारी जो नाउन होगी उनका क्या होगा, कलेक्टिव में बहुत सारे नाउन का होगा संग्रह, और एक वन वर्ड की तरह जाना जाएगा उस नाउन को, ठीक है, तब उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा, जैसे आर्मी पढ़ा है, तो आर्मी एक सोल्जर को कलेक्टिव नहीं कहेंगे, लेकिन सोल्जर के लिए वन वर्ड है कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे सैनिक मतलब आ सकते हैं, या फिर बहुत सारे सैनिकों के झुंड को एक आर्मी के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पे सैनिकों के लिए एक वन वर्ड शब्द हो गया आर्मी, ठीक है। उसी तरह आउल्स वाला जो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के लिए पढ़ा था, या फिर टीम जो हमने पढ़ा था, या फिर जैसे अकेले किसी व्यक्ति को जज कहते हैं, हमें अकेले किसी व्यक्ति को जज कहते हैं कि जज ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि 5-6 जज मिलकर अगर किसी फैसला को सुनाते हैं तो उनके लिए एक वन वर्ड हो जाता है जूरी, ठीक है। तो वहाँ पे जूरी वो हमेशा कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होगा, क्योंकि 5-6 जज मिलके जिस फैसले को सुना रहे हैं, 5-6 जजों के लिए एक वन वर्ड हो जाएगा जूरी, तो वो हमेशा कलेक्टिव नाउन में यूज होगा। तो कलेक्टिव नाउन से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो आप बाद में की बात है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के लिए इंपॉर्टेंट रूल ये है, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कि कलेक्टिव जो नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होती है, या फिर कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन फिर इनका एक अपोजिट रूल कि कलेक्टिव जो नाउन है उसमें प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है, लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज तभी किया जाएगा जब उस कलेक्टिव जो नाउन है उसमें किसी प्रकार का मतभेद हो, या फिर उस कलेक्टिव नाउन में से प्रत्येक सदस्य की बात हो रही हो। समझना लॉजिक से, अब इसको ऐसे समझना कि मान लीजिए कलेक्टिव नाउन है 5 या फिर 6 जो जज हैं, जिसको अपन बोलेंगे जूरी, ठीक है, जूरी बोलेंगे, ठीक है। और ऑडियंस जैसे आपके सामने एक शब्द है, तो ऑडियंस अकेले व्यक्ति को ऑडियंस नहीं कह सकते, 5, 10, 15, 20 अगर श्रोता आपके पास है तभी उसको ऑडियंस कहेंगे, उसके लिए ऑडियंस वन वर्ड है। तो वहाँ पे 5 या 6 या फिर 10 व्यक्ति जो भी हैं उनको ऑडियंस कहेंगे। अगर सारे मिलके मैच देख रहे हैं तब तो हमेशा उन ऑडियंस के लिए जो भी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। लेकिन अगर इनमें हो जाए मतभेद, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वाली कोई चीज हो जाए, या फिर इनमें से प्रत्येक की बात हो जाए, जैसे सभी ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली। अब यहाँ पे अपनी अपनी सीट, अब यहाँ पे तो ये देखा था कि सभी ऑडियंस मैच देख रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा जो नाउन है वो जो वर्ब है इस नाउन के साथ वो सिंगुलर यूज होगी। लेकिन मान लीजिए हमने ऐसा कह दिया कि प्रत्येक ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट है वो धारण कर ली, अपने अपने सीट पे बैठ गए, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा उस ऑडियंस के बाद या फिर उस नाउन के बाद, कलेक्टिव नाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो रूल ये आपका है कि जो भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन से पहले हमेशा सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए। कलेक्टिव नाउन से पहले हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, लेकिन उसमें प्लूरल का यूज भी संभव है, और प्लूरल का यूज भी किया जाता है, वो तब भी किया जाता है जब उस जो कलेक्टिव नाउन है उसमें मतभेद हो, या फिर उस कलेक्टिव नाउन के प्रत्येक सदस्य की बात हो रही हो, तब उसमें यूज किया जाता है प्लूरल वर्ब का। अब यहाँ पे उनको एग्जाम्पल से 5-6 एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ जो विजिबल हो जाएंगे स्लाइड में, एक एक को समझना है, फिर आपके अच्छे से समझ में आएंगे।
तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एग्जाम्पल है देखो, द जूरी। अब यहाँ पे जूरी जो है वो जज के लिए वन वर्ड है। बहुत सारे 5, 6, 10 जज मिलके किसी फैसलों को सुनाते हैं, किसी भी विचार विमर्श करते हैं, तो वो जूरी होते हैं। तो 5 या 6 जो जज की एक टीम होगी उसके लिए शब्द वन वर्ड होगा जूरी। और जूरी जो है हमेशा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि 5-6 व्यक्तियों का कलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो जूरी आएगा। अब जूरी आर डिसाइडिंग द मैटर। अब ये डिसाइडिंग निश्चय कर रहे हैं किसी मैटर, किसी मामले पे। अब सभी जूरी मिलके कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है प्लूरल। और एग्जाम्पल हमने रूल में यही पढ़ा था कि जो भी कलेक्टिव नाउन होगी उससे पहले द तो आर्टिकल लगेगा, ये तो पहले बता चुका हूँ। और उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा उस नाउन के साथ, और वो तब तक किया जाएगा जब तक उस नाउन में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव मतभेद ना हो। तो यहाँ पे किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, क्योंकि ये सारे मिलके किसी मामले को सुलझा रहे हैं, उस पर निश्चय कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं एक मामले पे। आगे और अच्छा समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पे जूरी एक सदस्य को नहीं बोल के 5 या 6 सदस्य को बोलते हैं, फिर भी इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ SV सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है क्योंकि इनका उद्देश्य एक है, इनका काम एक है, और जब तक इनमें मतभेद ना हो, चाहे नाउन प्लूरल जो अपनी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर हो, तो दिखने में प्लूरल लग रही है, लेकिन फिर भी इसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगले वाले को और अच्छे से समझेंगे। द कमेटी मीट एवरी वीक, की जो कमेटी है वो प्रत्येक सप्ताह, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह मिलती है, ठीक है। तो प्रत्येक सप्ताह अगर मिलती है तो यहाँ पे मीट है जो वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म है, मिलती है तो प्रेजेंट सिंपल को सेंटेंस जा रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है, तो यहाँ पे कमेटी है। अब कमेटी में एक व्यक्ति तो नहीं हो सकते, ना 2 हो सकते, ना 5 हो सकते, 10 हो सकते, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते, कितने हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकता। 5 से ऊपर कमेटी में सदस्य होते हैं, तभी उनको कमेटी बोला जाता है। तो उस कमेटी में जो भी व्यक्ति है वो हमेशा, अब ऐसा बोलते हैं कि कमेटी के प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं, तब तो हो गया वो प्रत्येक की बात, ठीक है। मतभेद ना हो कि 2 रूल बताए थे कि एक तो मतभेद हो सकता है, एक प्रत्येक की बात हो सकती है। तो यहाँ पे एवरी वीक की बात हो रही है, यहाँ पे वीक है, एवरी वीक के लिए आया है ये एवरी, ठीक है, लेकिन इसके लिए कमेटी नहीं आया एवरी। अब कमेटी में समाने वाले जितने भी इसके अंदर नाउन है, जो बच्चे भी प्रॉपर व्यक्ति हैं कि 5-10 जितने भी समाज, उसके लिए एवरी नहीं आया। उसके लिए एवरी आता तो यहाँ पे मीट का मीट रहता, लेकिन कमेटी के सभी सदस्य मिल रहे हैं, उनका उद्देश्य एक है, मिलना। अब तक ना तो मतभेद है और ना किसी अकेले व्यक्ति की बात हो रही, तो यहाँ पे मीट ना होकर क्या आएगा, मीट्स आएगा। आगे वाले दोनों अच्छे से और समझेंगे। द टीम इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। अब यहाँ पे डिवाइडेड बंटवारा हो गया, और बंटवारा हो गया तो यहाँ पे बात हो रही है मतभेद की, ठीक है, कि मतभेद इश्यू है किसका, कैप्टनशिप का। कैप्टनशिप के कारण टीम है वो बंट गई कि 5 व्यक्ति तो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने, और 5 व्यक्ति चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग बने, ठीक है, या फिर 5 व्यक्ति चाहते हैं विराट कोहली कैप्टन बने। तो वो उनमें इश्यू हो गया, तो 5 तो उसके पक्ष में है, 4 एक उसके पक्ष में है, 2 खुद हो गए, ठीक है। तो अब इस तरह से इनमें डिवाइडेड हो गया और बांट ली गई टीम, और तो इनमें हो रहा है मतभेद। और जब इनके बीच मतभेद होगा तो वैसे तो अकेले अगर होगा कि टीम है वो एक मैच खेल रही है, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल हम टीम के तौर पर समझ सकते हैं कि जब टीम में ये सारे खिलाड़ी, मान लें महेंद्र सिंह धोनी है, सुरेश रैना है, KL राहुल है, रविंद्र जडेजा है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, सचिन है, लोग सारे खेलते हैं, रोहित शर्मा। लेकिन जब बात IPL की आती है तो ये सारे के सारे उसमें हम एक इंडिविजुअल प्लेयर, अब अगर ये जीत जाते हैं तो ये बोलते हैं कि इंडिया जीत गई, भारत है ये मैच जीत गया। लेकिन जब वो IPL खेलते हैं तब हम कोहली को, RCB के नाम से कोहली को जानेंगे कि रात कोहली जीत गया, या फिर अगर चेन्नई जीते तो बोलते हैं कि धोनी जीत गया, ठीक है। तब यहाँ पे उनमें डिवाइडेशन हो जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है। यहाँ तो एक अकेले खेल रहे हैं मान ली टीम में तो, लेकिन जो अपनी IPL की जो फ्रेंचाइजी होते हैं अलग अलग से खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनमें मतभेद है या फिर बांट के वो खेल रहे हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल होगा। तो वहाँ पे भी यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है, क्योंकि कैप्टन्स का इश्यू है, कुछ इधर है कुछ इधर है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग हुआ। ऊपर वाले दोनों में सिंगुलर का यूज होता है क्योंकि इनका उद्देश्य सीधा था, सभी का उद्देश्य एक था, और यहाँ पे सभी का उद्देश्य एक नहीं है, 5 इधर है 4 इधर है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन मतभेद हो रहे हैं। मतभेद जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी सेंटेंस में भाव में आपको लगे, तो वहाँ पे
ये जो आपकी जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, न कि सिंगुलर का। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑडियंस हैज़ टेकन देयर सीट, कि ऑडियंस ने अपनी जो श्रोता है उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली। तो यहाँ पे देर की बात है, अगर यहाँ पे होता इट्स, अगर यहाँ पे इट्स होता तो अपना हैज़ सही था, लेकिन यहाँ पे देर की बात हो रही है। अगर देर की बात हो रही है तो यहाँ पे बात हो रही है प्रत्येक की अपनी अपनी उन्होंने सीट ले ली। तो अपने अपने अगर सीट ले ली तो यहाँ पे हैज़ न होकर किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पहला रूल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बहुत सारे रूल ऐसे ही इंपॉर्टेंट जिनको दोनों तरीके से, एक तो रूल पढ़ रहे हैं फिर इनको लॉजिक से भी पढ़ेंगे प्रत्येक रूल को, क्योंकि लॉजिक वाली चीज़ है वो हमेशा अच्छे से याद रहती है। जब भी कोई आप क्लास लेते हो, जो भी क्लास आप पढ़ते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं कि मेरे चैनल वाली क्लास, किसी भी चैनल की किसी भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश और भी बहुत पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, जीके की कहीं पे भी कोई भी क्लास लो तो आप हमेशा पेन और कॉपी है वो साथ में रखो, उन चीज़ों को नोट्स बनाओ, तभी आपकी वो चीज़ें याद रहेंगी। वैसे ये कोई वेब सीरीज़ तो है नहीं, तो वेब सीरीज़ आप सीधा मतलब मोबाइल लेके या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, आराम से सुन रहे हो, ये चीज़ है आप हमेशा से नोट डाउन करो हर चीज़ को। और एक हमेशा जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सबसे पहले नोट्स बनाओ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। अपने स्वयं के द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं वो किसी बुक से ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं, या फिर किसी बुक से भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको काट छांट के छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाओ हमेशा। और शॉर्ट जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं थोड़ा आगे बढ़ने में, चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में, और रिवाइज भी हर चीज़ का ज़रूरी है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, उसके बाद हम रूल्स में पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे नाउन है वो दिखने प्लूरल सिंगुलर सभी रूल उसके पढ़ लेंगे, ज़्यादा उसके बाद नाउन में कुछ है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी प्रत्येक चीज़ वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा, किसी भी प्रकार की चीज़ में यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अब भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनको यहाँ पे स्लाइड में लिख के हम सीधा सा एक बार समझ लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा मतलब हार्ड है नहीं, सिर्फ उनको पढ़ना ही है। तो यहाँ पे मेंशन करवा के मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल को दिखा देता हूँ ताकि इसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे स्लाइड पर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन विजिबल हो रही होगी, अच्छे से इनको समझने की कोशिश करते हैं। काउंटेबल देखो यहाँ पे काउंटेबल, काउंटेबल, काउंट मतलब होता है गिनना, एबल मतलब होता है योग्य या फिर सक्षम। तो काउंट प्लस एबल काउंटेबल नाउन्स यानी जिनकी गणना की जा सकती है उनको बोलते हैं काउंटेबल। अब इनके अंदर वही आएंगी जिन चीज़ों को अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल जिनको या फिर जो गिनने योग्य नहीं होती, नए गिनने योग्य, और ये होंगे गिनने योग्य। तो गिनने योग्य नाउन है वो काउंटेबल कहलाते हैं, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो नाउन है सारी काउंटेबल के अंदर आएगी, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल के अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे कि काउंटेबल के एग्जाम्पल है सेकेंड्स, हाँ 60 तक सेकेंड इनको गिन सकते हैं। रुपीज़ पैसे या फिर जो भी रुपीज़ हैं उनको गिन सकते हैं, 1000, 2000, 3000, ये जो नोट्स हैं उन सबको गिन सकते हैं, रुपीज़ को, 1 रुपये का सिक्का, 2 जो भी गिन सकते हैं उनको। अनकाउंटेबल के अंदर मनी धन है, अनकाउंटेबल कितना भी हो सकता है धन, उसको गिन नहीं सकते मनी को। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मनी में अकेले रुपए भी नहीं आते, मनी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है सारी सब आ जाते हैं। ठीक है, टाइम कितना भी नहीं है, उसमें सेकंड भी आ जाते हैं, घंटे भी आ जाते हैं, इस टाइम का हर नैनो से लेके लास्ट टाइम तक उसमें आ जाता है। तो टाइम काउंटेबल नहीं है, टाइम को नहीं गिन सकते। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम पहले पढ़ रहे थे या फिर हमेशा से जिनमें एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, एक तो ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक ये है। इनमें से हमेशा से कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, चाहे उसमें टॉपिक आपका मेंशन हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, बहुत बार आते भी हैं। कि वर्ब है हमेशा जो काउंटेबल नाउन होगी, सिर्फ काउंटेबल की बात कर रहे हैं। अगर काउंटेबल में कोई नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर दी हुई है, अब सिंगुलर प्लूरल को भी समझेंगे, नाउन को सारे को समझेंगे, लेकिन एक बार देखो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का वर्ब प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा लफड़ा नहीं है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके साथ चाहे किसी भी प्रकार की हो, दोनों के साथ चाहे प्लूरल हो दिखने में चाहे सिंगुलर हो, सब में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, चाहे अनकाउंटेबल नाउन है वो किसी प्रकार की हो। ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल जो है वो काउंटेबल में ए और एन का प्रयोग करेंगे। वो पहले मैं बता चुका हूँ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए, तभी उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो नाउन किसी प्रकार की हो, सिर्फ अनकाउंटेबल होने चाहिए। तो एक बार एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इनको समझ लेते हैं। जैसे देखो, वी बाउट 7 चेयर्स। अब यहाँ पे 7 जो है 7, ये तो गणना योग्य है, 7 नंबर इसको गिन सकते हैं, इससे ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे चेयर्स है, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल का यूज होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे वी है तो वी के हिसाब से भी यहाँ पे किसका प्रयोग होना था, प्लूरल का ही होना था। अगर यहाँ पे ही होता और यहाँ पे अगर नाउन सिंगुलर होती तो यहाँ पे बाउट्स हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान, अब जिन चीज़ों को गिन सकते हैं आप, चेयर से ये 7 है तो 7 को तो गिन सकते हैं, तो इससे पहले हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, सॉरी ये नाउन काउंटेबल होगी। इसके बाद दे, यहाँ पे दे नहीं है, यहाँ पे होगा दे, गलती से दे लिखा गया। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। अब यहाँ पे जो आर्टिकल आ रहा है, द आर्टिकल आ रहा है, और यहाँ पे फर्नीचर जो है आपका ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले सिंगुलर तो वर्ब होगी और उसके बाद आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ पे डिसाइड, अब टू के बाद तो सेल होना था, वी फर्स्ट आता है टू के बाद। अब डिसाइडेड की जगह डिसाइड्स हो सकता था, लेकिन वो तब हो सकता था जब यहाँ पे इंडिविजुअल ही, सी या फिर किसी व्यक्ति की बात होती, तब यहाँ पे देखो ही डिसाइड्स टू हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दे है, यहाँ प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अब नाउन आगे की बात है, तो इस नाउन से पहले आर्टिकल है वो दे का प्रयोग हुआ है। दे का प्रयोग दे के हिसाब से नहीं हुआ, दे का प्रयोग फर्नीचर के हिसाब से हुआ है, और फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर सारी समझाऊंगा कि कौन कौन सी दिखने में प्लूरल हो सकती है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो चीज़ आपको बताई है, हर एक चीज़ को अच्छे से मेंशन करने की कोशिश की है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जो भी चीज़, किसी प्रकार की चीज़ यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए, नहीं छोड़ी है हमने। लेकिन फिर एक छोटी सी मैं आपके लिए आर्टिकल वाली चीज़, नाउन वाली चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वो बीच में रह गई थी, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इनको एक बार रफ करने की कोशिश करूँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा रूल जो आपके लिए आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन के रूप में, वो कैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ। तो यहाँ पे समझो आप, जैसे देखो कि हमने आर्टिकल का प्रयोग जो किया था, आर्टिकल में जो नाउन है वो किस प्रकार इंपॉर्टेंस रखती है, वो देखो कि आर्टिकल का प्रयोग हमने किया था कि आर्टिकल से हमने ये समझा था कि नाउन होनी चाहिए सिंगुलर और वो होनी चाहिए काउंटेबल, लेकिन नाउन होनी जरूर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सी इज, अब यहाँ पे हमने रखा है ब्लिंक और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट को देखते ही आप करोगे क्या, एक्सीलेंट को देखते ही यहाँ पे आर्टिकल भरने की कोशिश करोगे एन, लेकिन नाउन नहीं है, और जब तक नाउन नहीं है तब तक ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीलेंट, अब मान लीजिए यहाँ पे किसी नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, अब पहला रूल तो ये हमारा कि नाउन का प्रयोग, लिख सकते हो आप कि नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नाउन है नहीं तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं सी इज एक्सीलेंट गर्ल, ठीक है। तब यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो करेंगे एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब जो आर्टिकल का प्रयोग हम इसके हिसाब से तो कर नहीं रहे, एक बार समझने की। अब हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है गर्ल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि रूल ये बता रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, तो नाउन तो हमारी ये है, तो यहाँ पे हम प्रयोग नहीं करके लिख रहे हैं सी इज एक्सीलेंट ए गर्ल या फिर एन गर्ल, जो भी आपके हिसाब से लगाना चाहो बाद में की बात, तो यहाँ नहीं होना। इसके लिए रूल ये है कि अगर सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताने वाला, अगर सेंटेंस में नाउन की कोई विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव अगर वाक्य में मौजूद हो, अब यहाँ पे ये एक्सीलेंट है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जो भी चीज़ बताती है कि सुंदर, खराब, उत्कृष्ट, बढ़िया, इंटेलिजेंट, ये सारी एडजेक्टिव होती है जो किसी चीज़ को बताती है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो नाउन से पहले नहीं होके उस नाउन की विशेषता बताने वाले, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहे हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे ये गर्ल है और ये गर्ल बहुत ही एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, होशियार, मेधावी गर्ल है, तो इससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होगा और इसके उच्चारण के हिसाब से होगा, न कि गर्ल के उच्चारण के हिसाब से। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है
कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव अगर वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं हो, कि होगा तो सिर्फ नाउन के लिए, लेकिन वो सिंगुलर है तो इसके लिए ए या एन आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो नाउन की विशेषता बताने वाला अगर एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो उस एडजेक्टिव से पहले नाउन उस आर्टिकल का प्रयोग होगा, जो भी अपने उस प्रोनाउंसिएशन या फिर उच्चारण के हिसाब से जो आर्टिकल लगाना हो वो। दूसरा आपके सामने एक एग्जांपल और लिखूं तो दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैं लिखने की कोशिश करूं, थोड़ा सा एक और समझने की चीज़ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा सी इज, फिर यहाँ पे और सेम एग्जांपल है ताकि समझने में कठिनाई ना हो। सी इज वेरी एक्सीलेंट गर्ल। अब हमने जो भी यूज किया था कि सबसे पहले हमने आर्टिकल का यूज किया था नाउन के पहले, कि हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करो, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज करना था ए, ठीक है, ए आर्टिकल, ए गर्ल या फिर ए गर्ल जो बोलते हैं, तो ए आर्टिकल का यूज किया तो वो हमें तब तक करना है जब तक सिर्फ नाउन दी हुई हो। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल सी इज ए गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग है, तो अब यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करके, इस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करके हमें आर्टिकल का प्रयोग करना था दूसरी बार, कि नाउन की विशेषता बताने वाला जो भी एडजेक्टिव अगर वाक्य में मौजूद हो तो उस एडजेक्टिव से पहले हमें यूज करना था आर्टिकल एन का, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सीलेंट उच्चारण ए से निकल रहा है तब इसका यूज करेंगे एन का। तो अगर अब हमने यहाँ पे यूज कर दिया एन का तो ये हो जाएगा गलत। तो रूल तीसरा ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, अगर ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस में नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव की विशेषता बताए कि कम होशियार है, ज़्यादा होशियार है, कितना होशियार है, तो उसकी विशेषता बताने वाला अगर एडवर्ब भी होकर वाक्य में मौजूद हो तो उस एडवर्ब से पहले और उसी के उच्चारण के हिसाब से, नहीं कि इसके उच्चारण के हिसाब से, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सी इज एक आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरी के अकॉर्डिंग आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं कि एक्सीलेंट के हिसाब से, नहीं कि गर्ल के हिसाब से। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें एरर डिटेक्शन आता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ को नोट डाउन करके रखना है, चाहे आप क्लास किसी की भी लो। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।